सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन मेरी नजर से गुजरा एंड लिटरली आफ्टर रीडिंग दैट आई एम शॉक टू माई बोन्स कि हम किस मुल्क में रहते हैं और यहां पर इंसाफ लेने के लिए आपको कितना अपने जूतों को घसीटना पड़ता है, कितने दरवाजों पर जाना पड़ता है, कितनी दहलीजों पर दस्तक देनी पड़ती है। ये इतना इंपॉर्टेंट केस है और ये केस हर उस औरत को समझना चाहिए जो अपना हक नहीं जानती। ये केस हर इस मुल्क के मर्द को समझना चाहिए जिसको पता हो कि उसके हुकूक क्या हैं और इसकी जिम्मेदारियां क्या हैं। ये केस शुरू होता है सन 1988 से। सन 1988 में एक औरत के शौहर का इंतकाल हो जाता है। जैसे ही वो बेवा होती है, तकलीफ से गुजरती है, अकेलेपन से गुजरती है, उसका पूरा खानदान उसके खिलाफ हो जाता है ना। कितनी अजीब सी बात कि एक तरफ आप बेवा हो चुकी हैं जहां पर आपका सहारा कोई नहीं है, कोई वाली वारिस नहीं है, और दूसरी तरफ पूरा खानदान आपके खिलाफ है। क्यों? क्योंकि मामला है 456 कनाल अराजी का, इतनी बड़ी जमीन का, चकवाल की प्राइम लैंड का, जो बिलोंग करती है उसके उस डिसीज्ड हस्बैंड से, और इसका हिस्सा बनता है कि पूरी जमीन। लेकिन इसको अपनी ही जमीन पर हक लेने में सालों के साल लग जाते हैं और वो कोर्ट के दरवाजे खटखटाती है सिर्फ इंसाफ हासिल करने के लिए। कहानी क्या है, आइए समझते हैं। ये कहानी शुरू होती है सन 1988 के चकवाल से कि जब चकवाल में मेहरबान अली, एक प्रोमिनेंट बिजनेसमैन का इंतकाल हो जाता है। मेहरबान अली एक प्रोमिनेंट बिजनेसमैन होने के साथ साथ बड़ी जायदाद रखा करते थे। 456 कनाल अराजी, दैट्स अ ह्यूज पीस ऑफ लैंड, और उसकी 1988 में भी करोड़ों में वैल्यू थी। तो आज इमेजिन करें कितनी उसकी वैल्यू होगी। मेहरबान अली ने अपनी जिंदगी में 2 शादियां की। पहली शादी की शमीम अख्तर से और दूसरी शादी की अक्सर जान से। अब कोई भी कहानी सुनेगा तो वो ये कहेगा कि बेवा हो जाने के बाद, शौहर के इंतकाल हो जाने के बाद, दोनों बेगमात का, दोनों बेवाओं का हक है उस जमीन पर। यही शायद सोचा था शमीम अख्तर ने कि इतनी देर में अक्सर जान के भांजे भतीजे एक डॉक्यूमेंट लेकर आ जाते हैं कि ये जायदाद हमें तो गिफ्ट में मरने से पहले मेहरबान अली दे चुके। नेचुरली इसके ऊपर शमीम अख्तर का रिएक्शन आया कि ये तो इम्पॉसिबल है, दीज मस्ट बी सम फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स, ये फेक हो सकते हैं, ओरिजिनल नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ, मैं अपने शौहर के साथ रही हूं। लेकिन इस बात को साबित किसने करना है? इन फेक डॉक्यूमेंट्स को साबित करना है शमीम अख्तर ने। और उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह यह है कि इस मुल्क में फेक डॉक्यूमेंट बनवा लेना आसान है, लेकिन फेक डॉक्यूमेंट को फेक प्रूफ करने में सदियां लग जाएंगी। आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे। एंड द बर्डन ऑफ प्रूफ, ये बर्डन ऑफ प्रूफ आ गया शमीम अख्तर के ऊपर। और केस करने वालों ने, यानी अक्सर जान के रिश्तेदारों ने जो केस किया शमीम अख्तर पे कि ये जायदाद हमें दी गई है तोहफे में, उन्होंने शायद ये सोचा कि एक बेवा औरत है, वल्नरेबल है, लाखों रुपए कोर्ट केसेस में लग जाएंगे, कहां अदालतों के चक्कर लगाएगी, या तो ये अपना हक छोड़ देगी या हमारी बात को सच मान लेगी। लेकिन शमीम अख्तर ने ऐसा नहीं किया और उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। लोअर कोर्ट के अंदर यह केस शुरू हुआ सन 1998 में और 10 साल लग गए। एविडेंस, काउंटर एविडेंस, फोरेंसिक, सिग्नेचर्स के लिए क्या कुछ नहीं हुआ। कितने विटनेसेस की टेस्टिमनी नहीं हुई। कितने विटनेसेस ऐसे आए जिन्होंने उस गिफ्ट डीड के हवाले से अपनी टेस्टिमनी रिकॉर्ड कराई कि ये गिफ्ट डीड सच्ची है। और 10 साल लिटरली केस चल रहा हो ना, तो 1 मिनट के लिए आप भी चकरा जाते हैं कि शायद मरहूम मरने से पहले वाकई गिफ्ट करके जा चुके हो। फिर यहां पर आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस भी देखें और आप पाकिस्तान के लीगल सिस्टम को भी देखें कि पाकिस्तान में क्या अलाउड है और क्या अलाउड नहीं है। सन 2008 में फाइनली लोअर कोर्ट का डिसीजन आता है और यह डिसीजन आता है शमीम अख्तर के हक में कि शमीम अख्तर सच पर खड़ी हैं और इनके रिश्तेदार सच पर नहीं खड़े। लेकिन फिर वही होता है जो एक ब्रूटल लीगल सिस्टम में होता है कि जैसे ये डिसीजन आता है, शमीम अख्तर के रिश्तेदार जो ये केस हार चुके होते हैं वो अपील कर देते हैं हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में फिर ये ड्रामा
अगले 15 साल चलता है। मजीद पैसा, मजीद वकीलों की फीस, मजीद थकन। जस्ट इमेजिन फॉर अ मिनट कि 26 साल, लिटरली 26 साल इस औरत ने इन कोर्ट केसेस को दिए हैं। क्या आप इतना वक्त दे सकते थे? आपकी हिम्मत जवाब ना दे जाती? आप थक ना जाते? अपने मरहूम शौहर के मरने के बाद एक रात आप सुकून से ना बैठे हो? एक रात ऐसी नसीब ना हुई हो जो आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ एंजॉय कर सकते हो? 26 साल इस तकलीफ से गुजरी शमीम अख्तर, और फिर फाइनली हाई कोर्ट का डिसीजन आता है, और ये हाई कोर्ट का डिसीजन भी आता है शमीम अख्तर के हक में। यहां तक आते आते रिश्तेदारों ने बहुत सोचा होगा कि पैसा खत्म हो जाएगा, वकील थक चुके होंगे, शमीम अख्तर थक चुकी होंगी, बुढ़ापा आ चुका होगा। हाई कोर्ट के डिसीजन आते आते जस्ट इमेजिन फॉर अ मिनट कि शमीम अख्तर की एज 60s और 70s में होगी। ये वो दौर होता है कि जब लोग अपने पोते पड़पोतों के साथ, नवासों नवासियों के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं, और ये क्या कर रही हैं? ये अपने ही फैमिली मेंबर्स के अगेंस्ट अपना हक मांग रही हैं, जो चाहते हैं कि ये लीगल बैटल्स में थक जाएं। लेकिन कहानी यहां भी खत्म नहीं होती है। ये केस फिर पहुंच जाता है एक बार फिर अपील के जरिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फिर क्या होता है ये सुनने से ताल्लुक रखता है। शमीम अख्तर के इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में एक लैंडमार्क जजमेंट दी। एक ऐसी जजमेंट जो इस मुल्क में रहने वाले हर मर्द को, हर औरत को, हर बच्ची को पता होनी चाहिए। लेकिन इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा मैं आपको एक्सप्लेन करूं, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। और इस सवाल को आपने बहुत गौर से समझना है, सोचना है। वीडियो को पॉज कर सकते हो, पॉज करो, कमेंट में इसका जवाब देना कि मान लें आप अपनी जिंदगी में किसी ऐसे लिटिगेशन में फंस जाते हैं जहां पर दूसरा कोई फेक डॉक्यूमेंट्स दे देता है। आपका हक है, लेकिन आपकी नौकरी भी चल रही है, कारोबार भी है, जिंदगी तो बढ़ रही है ना आगे। अब ये जिंदगी जो आगे बढ़ रही है, इसके साथ क्या अपना हक लेने के लिए आखिरी दम तक आप फाइट करने को तैयार हैं? अगर आपको शमीम अख्तर की तरह 26 साल कोर्ट केसेस को देने पड़े तो क्या आप देने को तैयार हैं? इस सवाल का जवाब देने से पहले जरा क्विकली एक बात को समझ लेना। कहते हैं कि कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना और अस्पताल, इनसे जिंदगी में जितना दूर रह सकते हैं उतना दूर रहने की कोशिश करें। जब लोग नई नई लिटिगेशन में जाते हैं ना, कोई भी कोर्ट केस होता है, कोई भी, चाहे कॉर्पोरेट है, चाहे फैमिली है, चाहे दीवानी मुकदमात हैं, वहां पर पता क्या होता है? वहां पर आपको शुरू में तो बड़ी उलझन होती है। आप वो कोर्ट केसेस में जाते हैं, आपको समझ नहीं आता कि क्या करना है, कैसे करना है। वकील आपको बहुत सारी पट्टियां भी पढ़ाते हैं, समझाते भी हैं, अच्छे वकील भी हैं इस मुल्क में, वो आपको गाइड भी करते हैं। लेकिन फिर कुछ अरसे के बाद ना आपको मजे आने लगते हैं। अब हम ये करते हैं, अब हम वो करते हैं, अब हम दूसरी पार्टी के साथ ऐसे करते हैं। जिस वक्त आपको मजे आने लगते हैं आपकी जिंदगी तबाह हो जाती है। लेकिन यहां पर समझने वाला सवाल यह है कि रब्बे ताला ने अगर आपको एक हक दे रखा है तो क्या उस हक को लेने के लिए आप आखिरी दम तक फाइट करेंगे या नहीं? थिंक अबाउट इट। आई एम गिविंग यू अ क्विक 4 to 5 seconds. अब तक आपका जवाब बन चुका होगा, सो लेट्स मूव ऑन। सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में लैंडमार्क जजमेंट दी। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो कहा कि भाई हम अपोलोजाइज करते हैं, ये क्या लीगल सिस्टम है हमारा, जहां पर एक बेवा को, एक औरत को इंसाफ लेने में 26 साल लग गए, और 26 साल के बाद फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने उसको ये इंसाफ दिया कि शमीम अख्तर हक पर है और उसका हक बनता है इस जमीन पर। और शमीम अख्तर के ओपोनेंट्स उनको 5 लाख रुपए जुर्माना किया, और अगर उन्होंने जुर्माना अदा ना किया तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट उनकी जमीन बेचकर वो पैसा पूरा करेगा। फाइनली 26 साल के बाद एक रे ऑफ लाइट, एक उम्मीद की किरण शमीम अख्तर की जिंदगी में आई। कैन यू इमेजिन कि जिस मुल्क में इंसाफ लेने के लिए, अपना हक लेने के लिए, अपने मरहूम शौहर की छोड़ी हुई जायदाद पर अपना हक हासिल करने के लिए आपको 26 साल लग जाते हैं। अब आप ये वीडियो देख रहे हैं, मे बी यू 25 years old, 26 और 30 years old, you'll be 55, 55 साल के हो गए आप। आपकी जिंदगी 55-56 सालों में बहुत आगे बढ़ गई, लेकिन आपको आपका हक नहीं मिला। अब यहां पर चंद बातें हैं जो आपके लिए समझनी जरूरी है। जिस मकसद के लिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है, इन बातों को जरा गौर से सुनिएगा।
अब जो बातें मैं आपके साथ करने वाला हूं ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसको गौर से सुनिएगा। हमारे मुल्क में अगर आप लीगल सिस्टम को उठाकर देखें तो आपको ये नज़र आएगा कि जायदाद को लेकर, इनहेरिटेंस को लेकर बेशुमार ऐसे केसेस हैं जो अदालतों में सारा दिन डिस्कस होते हैं, अदालतों में ज़ेरे बहस आते हैं, क्योंकि हर फैमिली को कहीं ना कहीं इनहेरिटेंस का पैसा चाहिए। हर कोई अपना हक लेना चाहता है, लेकिन उस हक को लेने के लिए सालों साल लग जाते हैं। जर्नल ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर एंड ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि जब आपको कोई जायदाद में हिस्सा मिलता है तो वो इंडोमेंट इफेक्ट में आता है। अब ये इंडोमेंट इफेक्ट क्या कहता है? ये साइकोलॉजी में इंडोमेंट इफेक्ट उस चीज़ को कहते हैं कि जितना हिस्सा मेरे पास आने वाला है मैंने अपने दिमाग में उसको 2 से 3 गुना ज़्यादा सोच लिया है। इमेजिन करें कि अगर मेरे हिस्से में एक प्लॉट आना है जिसकी वर्थ 1 करोड़ है, शायद मैं अपने दिमाग में उसकी वैल्यू 3 करोड़ लगाकर बैठ जाता हूँ। आधे केसेस इस रीज़न की वजह से हमारी अदालतों में चलते रहते हैं, और फिर इंसाफ का मयार क्या है वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। लाइकवाइज अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन कहती है कि 78% केसेस जब फैमिली मेंबर्स के खिलाफ होते हैं तो रिश्ते 78% केसेस में बिगड़ चुके होते हैं। 65% केसेस ऐसे हैं कि जहां पर एंग्जाइटी और डिप्रेशन आप उसका शिकार हो चुके होते हैं, और 43% केसेस ऐसे हैं कि जहां पर ये सब कुछ, ये सारा ट्रॉमा हम अगली जनरेशन को पास ऑन कर देते हैं। उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह यह है कि एट द टाइम ऑफ डेथ आपके पास सोल्यूशन अवेलेबल नहीं होता। मैंने कितनी ऐसी फैमिलीज को देखा है कि जहां पर डेड बॉडी है, और बड़ी रिस्पेक्टेबल फैमिलीज हैं, डेड बॉडी मौजूद है, तदफीन के बाद बैठकर उसी वक्त जो है वो अलग कर लेते हैं। लेकिन कितनी ऐसी फैमिलीज को मैंने देखा है जो कहते हैं कि नहीं, फड्डा पड़ जाएगा, रोला हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, हम ऐसी बातें नहीं करते। और जब ऐसी बातें नहीं करते तो वो ओवर द इयर्स आपके लिए मुश्किलात खड़ी करती हैं, और आपको अपना हक लेने के लिए अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। लिहाजा करना क्या है? करने 3 छोटे से काम। पहला काम ये करना है, जो कुछ है आपके पास उसे डॉक्यूमेंट करें, अपनी एक विल बना के रखें। बेशक आपके पास ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन अपनी एक विल बना कर रखें, क्योंकि जब तक आपकी विल होगी, आपकी ज़िंदगी में होगी, तो दुनिया को पता होगा कि आप किसको क्या बांटना चाहते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आपने मद्देनज़र रखनी है कि सूरह निसा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, किसका क्या हक है, बहुत वाज़ेह तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है, लेकिन हम उसको मानने को तैयार नहीं है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कितना क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि अगर एक बच्चा आपको अपना ही पसंद नहीं है तो आप किसी एक को फेवर नहीं करेंगे, जो जिसका हक है उसको दो, और ए ईमान वालों अल्लाह से डरो। लेकिन आज हम ये काम नहीं करते, सो अपनी विल बनानी बहुत ज़रूरी है। लाइकवाइज दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि शायद द होल क्रक्स ऑफ दिस वीडियो है, वो ये कि अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को उनका हक बताएं। इस मुल्क में हम उनको उनका हक ही नहीं बताते। जब शादी करते हैं तो शराइत पर, उनकी जिम्मेदारियों पर, उनके हुकूक पर हम फौरन लाइन लगा देते हैं, क्योंकि हम हक देने को तैयार नहीं हैं। मैंने ऐसी फैमिलीज देखी हैं अपने सर्कल में जिन्होंने खुद डिक्लेयर किया कि हमारी कोई और बेटी नहीं है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि जायदाद में बेटों से लेकर बेटी को हक ना देना पड़े। गेट आउट ऑफ दिस, दीन को फॉलो कर लें, जिंदगी आसान हो जाएगी। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि दूसरी शादियां, सेकेंड मैरिजेस कॉमन हैं पाकिस्तान में, लेकिन जब हम दूसरी शादी का अरमान जगाते हैं ना, तब हम ये कॉम्प्लिकेशंस नहीं सोचते कि उसके बाद ये लीगल कॉम्प्लिकेशंस कितनी होंगी, कि जायदाद के हिस्से क्या होंगे, किसका क्या हक होगा। हम इनके बारे में बात नहीं करते। ये समझना और ये जानना बहुत ज़रूरी है। रही बात इस वीडियो में मैंने आपसे पूछा था वो सवाल कि आप अपना हक लेने के लिए किस हद तक जाएंगे। अगर ये सवाल आप मुझसे पूछें तो मैं अपना हक लेने के लिए आखिरी हद तक जाऊंगा, क्योंकि ये वो हक है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे दिया है। मैं आखिरी लम्हे तक, लास्ट ब्रेथ तक जाऊंगा, अपना हक हासिल करूंगा, चाहे वो लेने के बाद मैं चैरिटी में दे दूं, मैं डोनेट कर दूं, मैं किसी को दान में दे दूं, लेकिन मैं अपना हक नहीं छोड़ूंगा। आपने क्या करना है? आपने अपना फैसला खुद करना है। अपनी फैमिलीज को प्रोटेक्ट करें, दीन को फॉलो करें, और जहां कहीं फ्रॉड हो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं।